हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग देख लेते हैं ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में होता है और वो होता है हमें 14 मार्क के लिए। उसमें आते हैं एक पार्ट, उसमें से व्याकरण का एक पार्ट हम लोग आज देख लेते हैं। वो आता है वो है वाक्य भेद। वाक्य भेद होते हैं दो तरह के, एक होता है रचना के अनुसार और दूसरा होता है अर्थ के अनुसार। लेकिन उसके पहले हमें वाक्य के अंग देखने होंगे कि वाक्य किस तरह से होते हैं। तो वाक्य के दो अंग है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य मतलब क्या? तो उद्देश्य मतलब कर्ता तथा जिस व्यक्ति तथा वस्तु के बारे में जो कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। और दूसरा भाग है वाक्य का, दूसरा भाग है विधेय। विधेय मतलब क्या? तो कर्ता तथा उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे कहा जाता है विधेय। इस तरह से वाक्य के दो अंग है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जैसे चलो हम लोग उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा उद्देश्य होता, वाक्य में कौन सा उद्देश्य होता है और विधेय क्या होता है। तो चलो जैसे पहला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मोहन बाजार जा रहा है। यहाँ पर किसके बारे में कहा है? उद्देश्य। चलो इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो उद्देश्य है मोहन, और क्योंकि मोहन ये करता है तथा उसके बारे में कहा गया है। मोहन के बारे में क्या कहा गया है? तो मोहन के बारे में कहा गया है बाजार जा रहा है। तो बाजार जा रहा है ये हो गया विधेय। मतलब मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है उद्देश्य और बाजार जा रहा है ये है विधेय। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। शीला गाना गा रही है। वहाँ पर कर्ता तथा कौन सी व्यक्ति है जिसके बारे में एक कहा गया है? वो है शीला, इसलिए शीला है उद्देश्य और गाना गा रही है मतलब जिसके बारे में कहा गया है वो है विधेय। मतलब गाना गा रही, ये वाक्य हो गया विधेय। तीसरा भाग है, तीसरा सेंटेंस जो है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पर मैं के बारे में कहा गया है, तो मैं ये हो गया उद्देश्य और मैं के बारे में जो कहा गया है तथा जो बात कही गई है वो है कल दिल्ली जाऊंगा, इसलिए कल दिल्ली जाऊंगा ये पूरा पार्ट हो गया हमारा विधेय। तो इस तरह से वाक्य के दो अंग, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। तो उसके बाद अब हम लोग देख लेंगे कि वाक्य के भेद। अब वाक्य के दो भेद हैं, एक है रचना के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। और दूसरा जो भेद है वाक्य का वो है अर्थ के अनुसार, मतलब वाक्य के शब्दों में तथा वाक्य से कौन सा अर्थ निकल आता है वो उसी के तौर पर जो भेद किया गया है वो है अर्थ के अनुसार। वहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन देखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि पहला भाग पार्ट हम लोग देख लेते तथा वाक्य के भेद, हम पहला भेद देख लेते हैं वो है रचना के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इसमें पहला भेद हम लोग देख लेते हैं। पहला भेद जो है सरल वाक्य। अब अभी हम लोगों ने देखा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। अब सरल वाक्य की भी बहुत ही आसान परिभाषा है। सरल वाक्य की परिभाषा इस तरह से कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहाँ पर सरल वाक्य हो जाता है। तो सरल वाक्य की परिभाषा कैसे होगी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। आ गया समझ में? चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि उदाहरण जैसे राम बाजार जा रहा है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। मतलब राम ये हो गया उद्देश्य और बाजार जा रहा है ये हो गया हमारा विधेय। दूसरा सेंटेंस है वह पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य है वह और विधेय है पुस्तक पढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर एक ही, इस वाक्य में भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तीसरा सेंटेंस जो है हमारा मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। यहाँ पर उद्देश्य है हमारा मोहल्ले वाले और विधेय है हमारा अपनी फुर्सत से आते हैं।
मतलब इन तीनों भी वाक्यों से तथा सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि जहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने पहला भेद देख लिया रचना के अनुसार में सरल वाक्य। आ गया समझ में? चलो अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब इकट्ठा, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था समुच्चय बोधक अव्यय में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक वाक्य, लेकिन वो भी वाक्य सरल वाक्य। दो या, चलो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। अब कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय है कि जिनके कारण ये दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े रहते, उसमें आ जाता है और, परंतु, तथा, या, आदि, अथवा, लेकिन, किंतु, इसलिए आदि शब्दों से जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े रहते हैं उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसमें और भी एक फैक्ट है कि संयुक्त वाक्य दोनों भी वाक्य प्रधान वाक्य होते हैं। कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आधारित नहीं होता, मतलब दोनों भी वाक्य प्रधान वाक्य होते हैं और दोनों भी वाक्य तथा दो या दो से अधिक जितने भी वाक्य वहाँ पर होंगे वो सरल वाक्य होंगे और प्रधान वाक्य होंगे। वहाँ पर कोई भी उपवाक्य, जो भी उपवाक्य हो, कोई भी गौण वाक्य नहीं होगा। तो चलो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं उसके उदाहरण। पहला उदाहरण है कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। यहाँ पर दो वाक्य है। पहला वाक्य है कंडक्टर ने सीटी बजाई, दूसरा सेंटेंस है बस चल पड़ी। दोनों भी वाक्य यहाँ पर प्रधान वाक्य है। कोई भी इनमें से दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आधारित तथा डिपेंड नहीं है और ये दोनों भी वाक्य और इस शब्द से जोड़ दिया गया है। इसलिए और ये शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक, ये जो अव्यय के कारण जोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। चलो दूसरा वाक्य देख लेते हैं। आप पहले आराम करेंगे या खाना खाएंगे। अब यहाँ पर भी दो वाक्य है। आप पहले आराम करेंगे या खाना खाएंगे, या इस शब्द के द्वारा ये वाक्य जोड़ दिए गए हैं। तीसरा वाक्य है उसने मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। पहला वाक्य है उसने मेहनत की थी, दूसरा वाक्य है वह कक्षा में प्रथम आया। दोनों भी वाक्य एक दूसरे पर आधारित नहीं है और दोनों भी वाक्य प्रधान वाक्य है। यहाँ पर इसलिए इस शब्द से ये दोनों भी वाक्य जोड़ दिए गए हैं, इसलिए ये वाक्य भी हो गया संयुक्त वाक्य। तो चलो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। चलो अब हम लोगों ने पहले देखा सरल वाक्य, दूसरा वाक्य देखा कि संयुक्त वाक्य, और रचना के अनुसार अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब वहाँ पर एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। यहाँ पर जो, उसे, यदि, तो, यहाँ, वहाँ, जब तक, जैसा वैसा, कि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है तथा इन वाक्यों में इस तरह से शब्दों का प्रयोग आ जाता है। मिश्र वाक्य में भी एक से ज़्यादा वाक्य वहाँ पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से संयुक्त वाक्य में दोनों भी वाक्य प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में फ़र्क इतना है कि पहला वाक्य यहाँ पर प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य जो होता है वो उस पर आश्रित होता है तथा उस पर डिपेंड होता है, और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है तथा डिपेंड होता है। चलो इस तरह से अब हम लोग देख लेते हैं कि उदाहरण के द्वारा मिश्र वाक्य किस तरह से होता है। पहला वाक्य है गाय ने दूध देना बंद किया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। पहला वाक्य यहाँ पर प्रधान वाक्य है, यहाँ पर गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो यहाँ पर वहाँ कौन सा वाक्य दूसरा आधारित है,
क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। ये वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है तथा डिपेंड है और इस कारण ये वाक्य दोनों की मिलाप से वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए ये वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा वाक्य है, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। मैं क्या सोचने लगा, ये एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य है पर्यटन का अलग ही आनंद है। तो मैं क्या सोचने लगा, ये वाक्य हो गया प्रधान वाक्य और जो सोचने लगा वो है पर्यटन का विशेष आनंद है तथा अलग ही आनंद है। ये वाक्य पहले वाक्य पर आधारित है, इसलिए ये वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा वाक्य जो है, जब मैंने उसे देखा तब वह मुस्कुराने लगी। जब मैंने उसे देखा, ये वाक्य हो गया प्रधान वाक्य और तब उसने क्या किया, तब वह मुस्कुराने लगी, ये वाक्य हो गया उस पर आधारित वाक्य तथा पहले प्रधान वाक्य पर ये वाक्य आश्रित हो गया, इसलिए यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया मिश्र वाक्य। चौथा सेंटेंस है, जब रीना आई तो केक काटा गया। पहला वाक्य यहाँ पर है प्रधान वाक्य है, जब रीना आई तो उस पर डिपेंड वाक्य है। जब रीना आने के बाद केक काटा गया, तो ये वाक्य दूसरा जो वाक्य है ये पहले वाक्य पर आधारित है तथा डिपेंड है, इसलिए ये वाक्य भी हो गया मिश्र वाक्य। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य में कौन कौन से अवयवों के कारण में जोड़ दिए जाते हैं और उसके उदाहरण किस तरह से है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। तो वापस ही एक बार रिपीट करती हूँ मैं कि वाक्य भेद होते हैं दो तरह के, एक है रचना के अनुसार, दूसरा है अर्थ के अनुसार। अब हम लोगों ने आज देख लिया रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो पहला भेद था हमारा सरल वाक्य, दूसरा भेद था संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद था हमारा मिश्र वाक्य। तो इस तरह से सरल रचना के अनुसार हम लोगों ने 3 भेद देख लिए। अब ये सेंटेंस किस तरह से हम लोगों को एग्जाम में आ जाता है, तो रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकार हमें पहचानने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई भी बदलाव करने के लिए नहीं आता। तो रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार पहचानो, इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। चलो अब आज के लिए मैं इस पूरे पार्ट पर आधारित मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस बताती हूँ होमवर्क के लिए। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लास वर्क नोटबुक में लिख लेना है और अच्छी तरह से होमवर्क पूरा करना है। मैं एक बार सिर्फ पूरे सेंटेंसेस रिपीट करती हूँ, बाद में आप लोग आपकी होमवर्क नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरह से उसके आगे रचना के अनुसार ये सेंटेंसेस कौन से भेद में आ जाते हैं वो उसके आगे लिखने हैं। पहला सेंटेंस है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। दूसरा सेंटेंस है, बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। तीसरा सेंटेंस है, मैंने उसे जल्दी चाय पिलाई और विदा किया। चौथा सेंटेंस है, सुबह खाना बना रही थी तो तुम्हारी याद आई। पांचवा सेंटेंस है, बेनालियम बीच मछुआरों की पहली पसंद है। छठा सेंटेंस है, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। सातवां सेंटेंस है, इसी लड़कों को पुरस्कार मिला। आठवां सेंटेंस है, एक ओर भौरे का गुंजार है और दूसरी ओर पतझड़। नौवां सेंटेंस है, उन्होंने रसोई घर की पिपियाँ टटोली जो खाली थी। तो इस तरह से आप लोगों को पूरी तरह से होमवर्क करना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी तो मुझे आप लोग मैसेज करके भेज दीजिए। धन्यवाद।